ये देखिए इधर, ये वाला तो हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। अगला था ये वाला, एनसीईआरटी का है, अ साइक्लिस्ट कम्स टू रेस्ट, कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप। स्किडिंग स्टॉप का मतलब समझ रहे हो कि जैसे नॉर्मल हम लोग ब्रेक लगा के जो साइकिल रोकते हैं ना, तो साइकिल स्किड तो नहीं करता है। स्किड करने का मतलब घिसटाता तो नहीं है, फिसलता तो नहीं है। नॉर्मली ऐसे ऐसे मान लीजिए कि जा रहा होता है तो शुरू में चक्का का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है, और ब्रेक मारने के बाद स्पीड थोड़ा कम हो जाता है और थोड़ी देर में रुक जाता है। लेकिन एक होता है स्किडिंग स्टॉप। स्किडिंग स्टॉप का मतलब होगा अचानक से खटाक से ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक तो लगा देंगे, चक्का तो घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है क्या साइकिल भी रुक जाएगा? एकदम खटाक से ब्रेक मारे साइकिल एकदम वहीं पर रुक जाएगा क्या? इनर्सिया की वजह से साइकिल अभी भी आगे जाना चाह रहा है कि नहीं? तो चक्का तो खैर रुक गया ना, और साइकिल आगे जाना चाह रहा है। तो जो रोड का फ्रिक्शन होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि यहाँ पर स्किडिंग को रोक सके। स्किडिंग का मतलब हुआ स्लिपिंग कहिए, घिसटाना कहिए, आप उसको घिसटाने को रोक सके, और इस वजह से साइकिल जो है वो घिसटा जाता है। और अक्सर यही वो सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग गिरते हैं। कब देखो साइकिल की स्पीड कुछ भी ना, हम लोग थोड़े गिर जाएंगे, है कि नहीं? गिरते कब हैं? जब अचानक से सामने कुछ आ जाए और हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगा देंगे तो चक्का तो रुक जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से साइकिल हो, और साइकिल से ज्यादा ये सब बाइक वगैरह में होता है, साइकिल हो चाहे बाइक हो, वो तो अभी आगे जाना चाह रहा है, तो जिस वजह से वो घिसटा जाता है। और एक बार साइकिल या बाइक घिसटा गया, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि ब्रेक उतना ही मारा जाए कि घिसटाने वाला नौबत ना आए, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ है। और कितनी दूर जाके वो रुकता है बताइए? अरे कितनी दूर जाके रुकता है? 10 मीटर दूर जाके वो रुकता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये आपका एक सरफेस है, और ये मान लीजिए क्या है बताइए ना? हाँ, साइकिल मोटरसाइकिल जो मानना है मान लीजिए, ठीक है, अपने ब्रांड के हिसाब से। हुआ क्या है कि ये घिसटाते हुए गया है कितना दूर? 10 मीटर दूर गया है। वेरी गुड। द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन होना चाहिए। अपोज्ड टू वर्ड अच्छा लग रहा है क्या आपको? अपोजिट टू द मोशन होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, बात तो हम लेकिन समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है, कि इसके ऊपर रोड के द्वारा 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और किधर लगाया जा रहा है? तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है जो 200 न्यूटन का जिक्र यहाँ पर हुआ है वो फ्रिक्शन ही होगा, और वो भी कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि एक बार अगर घिसटाना शुरू हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। फिर कहता है कि हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन दी साइकिल। बताइए, साइकिल डज द रोड ऑन दी साइकिल, हाँ, रोड साइकिल पे कितना वर्क करेगा हमको निकालना है बाबू। वर्क डन बाई क्या? रोड। वेरी गुड। वर्क डन बाई रोड ऑन साइकिल। ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है वर्क डन बाई रोड ऑन क्या? साइकिल। ऐसा वर्क डन बाई रोड ऑन साइकिल। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि रोड ने साइकिल पर फोर्स कितना लगाया है? 200 न्यूटन, ठीक है। क्या ये 200 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? सोचिए और बताइए जल्दी। हाँ, कांस्टेंट होगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कांस्टेंट होगा। जी हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है आपको याद होगा कि म्यू के इंटू कितना होता है? नॉर्मल होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी चीज़ है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कि 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कि नहीं, बस घिसटाना चाहिए। अगर घिसटाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करते हैं, एक तो म्यू के वैल्यू पे, तो क्या साइकिल के घिसटाने से म्यू थोड़े बदल जाएगा? वही रहेगा जो था, है ना। और नॉर्मल की वैल्यू पे, तो नॉर्मल तो बाबू इसके मास पे डिपेंड करेगा। मास बढ़ेगा घटेगा तो नॉर्मल बढ़ेगा घटेगा, और मास कांस्टेंट है तो नॉर्मल भी कांस्टेंट है। तो इसके आगे बढ़ने से ना ही म्यू बदल रहा है ना ही नॉर्मल बदल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं बदलेगा, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। बताइए फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। फोर्स किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला ही लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है। अब बताइए फोर्स कहाँ लगा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर,
तो प्लस के माइनस, अभी सबकी आदत डालिए कि हम डायरेक्ट लिख सकें, माइनस ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट करें हम लोग, ठीक है। अब बताइए कितना आ रहा है, माइनस 2000 जूल। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वर्क डन जब कभी भी नेगेटिव होता है ना, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन कैसा हो, नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम की एनर्जी कम हुई होगी। किसी सिस्टम पे अगर हम पॉजिटिव वर्क करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया है। तो ये बात याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने घटाने का दो ही तरीका होता है, या तो आप वर्क करिए, पॉजिटिव वर्क करिएगा बढ़ जाएगा, नेगेटिव वर्क करिएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, है कि नहीं, या फिर आप हीट का एक्सचेंज करिए। अरे किसी चीज को गर्म कर दीजिए, एनर्जी बढ़ गई उसकी, ठंडा कर दीजिए, एनर्जी कम हो गई। तो दो ही तरीका होता है, या तो वर्क का एक्सचेंज ना तो हीट का एक्सचेंज। तो यहाँ नेगेटिव वर्क आया है का क्या मतलब हुआ, रोड ने साइकिल पे नेगेटिव वर्क किया है का क्या मतलब हुआ, रोड ने साइकिल की एनर्जी को कम किया है। जाहिर सी बात है, ब्रेक लगाने के बाद इसकी एनर्जी कमी तो हो रही है, थोड़ी देर के बाद रुक ही तो जाना है इसको, तो जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई सब की सब खत्म हो गई, क्योंकि रोड ने उसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर दिया है। हाँ, दूसरा पार्ट देखते हैं कौन बताता है। दूसरा पार्ट में आपको बताना है वर्क डन बाय साइकिल ऑन क्या, रोड, ये बताना है साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया है, साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया है, 2000 जूल, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर रोड साइकिल पर इधर की तरफ 200 न्यूटन लगा रहा है तो साइकिल रोड पर इधर की तरफ, बहुत बढ़िया, तो फोर्स तो लगा बाबू इधर की तरफ। क्या बात है, तुमने बहुत सही बताया है। वर्क डन बाय, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, ये लिखने जा रहे हैं। रोड ने साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात। और फिर रोड का डिस्प्लेसमेंट हो गया है 10 मीटर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हमने जिस पर फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए, आप समझे नहीं। मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने इस पर कितना वर्क किया है, तो खाली फोर्स लगा देने से वर्क हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी कराना पड़ेगा। तो साइकिल ने रोड पर 200 न्यूटन फोर्स लगाया है, एकदम सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको बताना है कि रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, रोड तो जहां था वही है। अच्छा, एक और बात है, ये सारी कहानी में जो हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, चाहे फोर्स वगैरह सब देख रहे हैं, ये सब हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं जो जमीन पर कहीं खड़ा होगा। अगर ऑब्जर्वर का जिक्र ना हो तो सारा चीज किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है, मान लीजिए यहाँ कोई खड़े होकर अगर उसको देख रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में सारी कहानी है। तो इसके रेस्पेक्ट में साइकिल का तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जरूर होगा। क्या रोड का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, रोड पहले वहां तो थोड़ी देर बाद वहां दिखाई देगा है, बोलो ना, अभी मत बोलना सर देखिए इतना भयंकर ब्रेक मारेगा, रोड उखड़ के चला गया है सर। तो अगर सही में रोड उखड़ के चला जाए तब वर्क डन माना जाएगा क्या, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए ना, 0 है, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 जूल होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, धैर्य तेरे की, वैसे ही वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब इसी सवाल को अगर हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें और ऑब्जर्वर को कहां मान ले, साइकिल पे, ऑब्जर्वर को कहां मान ले, तो बताओ ना, ऑब्जर्वर अगर खुद साइकिल पे है तो अब बताओ तो साइकिल का वर्क कितना होगा, ऑब्जर्वर अब की बार साइकिल पे ही है, तो साइकिल पे रोड के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, 2000 जूल। ऑब्जर्वर कहां है, साइकिल पे है, और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, तो ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा कि फोर्स कितना लगाओ, इतना तो वो बताएगा, इतना तो वो बताएगा कि पीछे की तरफ 200 न्यूटन लगा। अरे बोलो ना, पीछे की तरफ 200 न्यूटन लगा, लेकिन ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ऑब्जर्वर तो हमेशा अपने आप को रेस्ट में ना मानता है। अरे ऑब्जर्वर को दिखेगा दुनिया जा रही है पीछे, है कि नहीं, दुनिया कहाँ जा रही है, सामने की चीजें आगे आ रही हैं, यहाँ की चीजें पीछे जा रही हैं, ऐसा दिखाई देगा। ऑब्जर्वर अपने आप को थोड़े मोशन में मानता है, वो रेस्ट में मानता है।
तो अगर ऑब्जर्वर साइकिल पे ही हो तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना मानेगा, 0 मानेगा। और उस केस में साइकिल पे किया गया वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन रोड पे किया हुआ वर्क डन अगर पूछा जाए तो ऑब्जर्वर को क्या देखेगा कि रोड 10 मीटर पीछे चला गया, नहीं समझ में आया। तो उस केस में रोड पे वर्क होगा, साइकिल पे वर्क नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन से ये क्लियर हुआ कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ था थोड़े इसमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करना था नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ साइकिल पे फोर्स भी लगा और साइकिल का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। यहाँ पर भी वही करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रोड पे फोर्स तो लगा है लेकिन रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। चलिए, कहता है इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। कहीं ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, शूटिंग का ट्रेनिंग नहीं होता है, हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, डेमो चल रहा है। अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ स्पीड कितना, 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्लाईवुड है जिसका थिकनेस बताइए कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब एक बुलेट आके इसे टकराता है जिसकी स्पीड जो है वो है आपकी 200 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम इसको यू मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी बुलेट इसको छेद के, बोलो ना, बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये प्लाईवुड जो है वो इस बुलेट को पूरी तरीके से नहीं रोक पाए, लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं कि निकलते समय उसकी उतनी स्पीड नहीं होगी जितनी एंटर करते समय थी, क्योंकि पूरे रास्ते भर इस प्लाईवुड ने इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया होगा कि नहीं, रेजिस्टिव फोर्स, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो गई होगी। और स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो अभी चलिए मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, v है। ठीक है, तो कौन बताएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ। अगर इसका मास हम लोग m ले ले, जो कि m दिया हुआ है 50 ग्राम, रखेंगे बाद में यूज पड़ेगा तो 50 ग्राम रखेंगे। हाफ m कितना, u स्क्वायर, और u की जगह पे हम 200 मीटर पर सेकेंड रख लेंगे। कौन बताएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, देखिए क्वेश्चन ने जो कहा है बस मैं वही लिखने जा रहा हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10% ऑफ, हाँ, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऑफ का मतलब गुना होता है, आपको पता है ना, अरे बोलो ना, हिंदी में इसको का कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी का 10%, तो यहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखें, हाफ m v स्क्वायर। 10% का मतलब हुआ 10%, ये होता है पर, ये होता है सेंट। सेंट स्टैंड्स फॉर सेंचुरी, जिसका मतलब 100 होता है। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर। देखो बड़े प्यार से ये हाफ m और हाफ m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 1/10 मिलेगा यहाँ, और हम u की जगह पे चलिए एक काम करते हैं, 200 रख ही लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/10 मिला, और ये हो जाएगा आपका 200 का ना स्क्वायर, और चूंकि v का स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वेलोसिटी होता है तो मीटर पर सेकंड होता है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ से तुमको 40,000 मिलेगा, लेकिन 10 में एक को गायब करके बना देगा 4,000 अंडर रूट, अरे तो स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा ना, तो अंडर रूट क्या 4,000 और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 इंटू 10, तो 400 तो 21 के बाहर निकलेगा। मतलब ये सब बताऊं क्या, तोड़ तोड़ के बताऊं क्या मैं, ठीक है, तो 21 के बाहर निकलेगा, और अंदर में क्या रहेगा, सिर्फ 10 रहेगा, और ये हो गया मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि याद रखिएगा √10 लगभग पाई के बराबर होता है। कितना होता है, पाई के बराबर, ऐसे याद रखना, यानी कि पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, समझ रहे हो। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 ना होती है, आप इसको 3.15 ले लीजिएगा, 15 या 16 ऐसा ही होता है।
बोलिए ना, कितना होता है? 3.15 या 16? तो मतलब 15 लीजिए, हमको लग रहा है कि काटने कूटने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो मिला जुला के ये हो जाएगा 20 इंटू, बोलोगे 3.15, तो 315 गुना 3 करोगे तो तुमको 600, हाँ 600 दो ना है, 315 गुना 2 करोगे तो 630 ही ना मिलेगा, और और 630 मिलेगा, और एक जीरो को दे दोगे तो ऐसे ही इधर चला गया है ना। तो मिला जुला के डेसिमल के एक प्लेस रहेगा, तो लगभग 63 मीटर पर सेकंड। पता नहीं आंसर क्या दिया है, मतलब यही होगा 63.1 या ऐसा ही कुछ होगा, ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा, या 62.9 ऐसा हो सकता है। लेकिन राउंड फिगर में लगभग कितना रहा है? 63 मीटर पर सेकंड। एंटर किया था 200 मीटर पर सेकंड से, और निकलेगा 63 मीटर पर सेकंड से। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ था क्या? मतलब बोल रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का बस कितना रह गया? 10%। तो यही तो हमको खाली लिख लेना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इनिशियल वाले केस में हाफ एम, सॉरी फाइनल वाले केस में हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, इनिशियल वाले केस में हाफ एम यूज कर रहे। 10% का मतलब 10/100, ठीक है। हाफ एम तो कैंसिल हो गया, यानी उस मास का कोई यूज नहीं हुआ, वो नहीं भी देता तो काम चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, ये सेम क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया। अब सुनिए, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। वी डोंट नो वेदर दिस फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल। आप बताइए वर्क का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर ये बताइए कि हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो हम तभी लेते हैं जब एकदम कंफर्म हो कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट हो। अगर डाउट में हो तो तुम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहीं ले लेना, क्या ले लेना? डीएस ले लेना, छोटा सा वर्क डन निकाल लेना। बोलो जल्दी, तो कितना हो जाएगा? एफ डॉट डीएस ना हो जाएगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में है, जो कि इसमें बोला हुआ है कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो इतना तो कंफर्म है कि इसको जब तोड़ा जाएगा, अभी मैं तोड़ के लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, तो बाबू एफ डॉट डीएस का मतलब हो जाएगा एफ इंटू डीएस इंटू और कॉस कितना डिग्री, तो फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट विद 0 डिग्री, 0। ये कितना हो जाएगा बताइए? ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलता है छोटा सा वर्क डन, हमको टोटल वर्क डन चाहिए। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। सही है, अरे बोलो बाबू। और ये यहां से हमको मिलेगा एफ इंटू क्या? डीएस का इंटीग्रेशन। अब एक बात बताइए, क्या हम जानते हैं कि एक ग्राफ में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? ग्राफ में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? बोलिए, तो एकदम रटाया हुआ होना चाहिए। इतनी बार हमने यूज कर लिया कि रटा जाना चाहिए। ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व। बहुत डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? स्लोप होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग कह सकते हैं कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई ग्राफ या वाई एक्स ग्राफ, जैसे बोलिए। तो आप बताइए, ऐसा ही फोटो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, बस वाई की जगह कौन है? वाई की जगह कौन है बाबू, बोलो। वाई की जगह फोर्स है, और एक्स की जगह पे, सॉरी एक्स कहां से आ गया? अरे एस ना होगा, हाँ ठीक है। और एक्स की जगह पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आप समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसा बना है, तो कोई पूछेगा कि आप बताइए कि यहां से लेके और यहां तक टोटल कितना वर्क हुआ है, तो हम वर्क कैसे निकालेंगे? तो हम ये बात भली भांति जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेज फोर्स ग्राफ गिव्स क्या? वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, हम इसका टोटल एरिया बता देंगे, हमको वर्क डन मिल जाएगा। बोलिए ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। नहीं याद, इसमें कुछ रटना नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता ही है। अरे वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला सबको याद रहता है, एफ डॉट क्या? डी एस।
बस यही है ना कि मैंने एफ डॉट ds को एफ इंटू ds में कन्वर्ट कर लिया है, क्या करके? तो डायरेक्शन को सेम करके, डायरेक्शन को क्या करके? हाँ, तो इसे प्रूफ हो गया कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या एरिया अंडर द कर्व हमको देगा? वर्क। सही है। चलिए, अ वुमन कोई रील वील चल रहा है क्या इससे रिलेटेड? हम तक नहीं पहुंचा अभी तक। सवेरे वाला भी जाए, एक बार मैं वुमन बोल रहा था सर, वुमन वुमन चिल्लाने लग रहा था। क्या है उसमें? है किसका बेइज्जती है? वुमेन का? तुम लोग भी देखा है? हैं? अच्छा, थोड़ा हमको भेजना, तो अभी हम देखे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनिए, इधर देखिए। वुमेन पुशेज अ ट्रंक, ट्रंक पुश कर रही है ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। जरूर किसी का लाश है उसमें। रेलवे प्लेटफॉर्म में ट्रंक कौन पुश करता है? मतलब सूटकेस लेके जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, पूरा ट्रंक पुश कर रही है। समझ रहे हो? तो वो वुमेन है विच हैज अ रफ सरफेस। जाहिर सी बात है, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो सरफेस तो रफ ही ना होगा, 100% स्मूथ सरफेस थोड़े पॉसिबल है। सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ कितना? तो 100 न्यूटन का वो फोर्स लगा रही है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर तक तो वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा के ले गई। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। उसके बाद वो लगातार थक रही। कोई भी इंसान लगातार काम करेगा तो थकेगा ही, जिसकी वजह से अब उसका फोर्स कम होने लगा। एंड उसके बारे में कह रहा है कि एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली। एक वर्ड याद रखिएगा, क्या दिया हुआ है? अब ये क्यों दिया गया है इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लीनियरली विथ डिस्टेंस टू कितना? हाँ, थकने की वजह से उसका जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से घट के कितना हो जाता है? 50 न्यूटन। लेकिन अचानक से नहीं, एकदम लीनियरली घट रहा है। हाँ, धीरे 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 धीरे। क्या बात है? धीरे धीरे। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज कितना? मतलब ट्रंक पूरा 20 मीटर ही खिसक पाया है। ठीक है। कहता है कि प्लॉट द अप्लाइड फोर्स बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। पहले तो आपको ग्राफ बना लेना है कि अप्लाइड फोर्स और नहीं, एक बात याद रखिएगा, यहाँ वर्सेस नहीं बोला है। वर्सेस वर्सेस बोलता है ना, तो एक ही ग्राफ में हम लोग, एक ही ग्राफ में एक एक्सिस को हम मानते हैं अप्लाइड फोर्स और एक एक्सिस को मानते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। समझ रहे हो? यहां बोल रहा है आपको प्लॉट ड्रॉ करना है फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन एंड, तो एंड का मतलब एक दूसरा ग्राफ बनेगा जिसमें आपको फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बताओ ना, फोर्स वर्सेस किसका ड्रॉ करोगे? तो डिस्टेंस का। अरे डिस्टेंस की ना जानकारी दी गई है, 20 मीटर तक चला है, तो एक पर रखेंगे फोर्स और दूसरे पर रखेंगे हम लोग डिस्टेंस। ये करना है, ये मत समझना कि एक पे औरत के द्वारा अप्लाइड फोर्स है और दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है। वर्सेस होता है तब वैसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो सबसे पहले बताओ सिचुएशन क्या है। एक ट्रंक है जो एक औरत के द्वारा धकेला जा रहा है, कितना फोर्स लगा के? 100 न्यूटन का फोर्स लगा के। वो औरत उसको खिसका पाती है कितना? 10 मीटर ही खिसका पाती है। उसके बाद अब वो थकने लग रही है। थकने की वजह से, अच्छा अभी तो फोर्स आपका 100 न्यूटन ही ना होगा। थकने की वजह से अगले 10 मीटर तक जाते जाते, कहां तक जाते जाते बाबू? इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 100 से कम होके कितना हो गया है? 50 न्यूटन। तो ये आपका सिचुएशन है। सही है। तो सबसे पहले हमको प्लॉट ड्रॉ करना है और उसके बाद हमको वर्क डन भी बताना है। तो आइए, अच्छा हाँ, एक और बात है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन का। तो बाबू फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वो चाहे ट्रंक यहां हो और चाहे ट्रंक यहां हो। पीछे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही ना होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। वो स्पीड पर, फोर्स पर, इस सब पर डिपेंड नहीं करता। वो सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है।
तो 50 न्यूटन यहाँ भी रहेगा ट्रंक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 50 न्यूटन। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रिक्शन हर जगह लगा होगा 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब चूंकि एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। नहीं बोलिएगा। अब भाई ये प्लॉट ड्रॉ करते हैं, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो बताइए, इधर ड्रॉ कर दिया, इधर ज्यादा जगह है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस पर हमने पता है किसको रखा है? डिस्प्लेसमेंट रखा है। किसको रखा है? और बाबू इस पर अभी हम लिखने जा रहे हैं फोर्स, तो फोर्स दो है, एक औरत ने लगाया है और एक फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले औरत की बात करते हैं। बताइए, पहले 10 मीटर तक, कहां तक बताइए? 10 मीटर तक औरत ने कितना फोर्स लगाया है? 100 न्यूटन, और ये बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ऐसा ही ना बनेगा? क्या बात करते हो? एकदम 0 मीटर पर भी वो 100 न्यूटन लगा रही थी, 1 मीटर पे भी 100 न्यूटन, 2 मीटर पे भी 100 न्यूटन, 3 मीटर पे करते करते 10 न्यूटन तक तो उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। अरे बोलिए भाई, भारी चीज थोड़े है ये। लेकिन अगले 10 मीटर यानी टोटल 20 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 20 मीटर ही हुआ है। तो पहले 10 मीटर तक वो 100 लगाई है, इसका मतलब हुआ अगले 10 मीटर तक वो थकने की वजह से फोर्स उसका कम होके कितना हो गया है? बस 50 न्यूटन। कितना हो गया है बाबू? 50 न्यूटन। ये क्या लिखा हुआ है? 50 न्यूटन। ठीक है, एक बात बताइए, यानी कि कहीं ना कहीं इस ग्राफ को अब हमको नीचे लेके जाना होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना तो होगा ना। ग्राफ है क्या? पॉइंट्स को मिला के ही ग्राफ बनता है। कैसे मिलाएं हम इसको? ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे करके मिला दें, ऐसे ऐसे करके मिला, कैसे मिलाएं? कैसे मिलाएं? स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि इसी के बारे में कहा था इसने कि फोर्स कैसे कम हुआ है? लीनियरली, यानी आप एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके उसको मिलाइएगा। बहुत तरीके से चीजें होती है, एक्सपोनेंशियली होता है, साइनोसुडली होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कैसे कम हुआ है? लीनियरली कम हुआ है। तो ये हो गया, ड्रॉ कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स का भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा है बताइए? वो 85 न्यूटन लगा है। नहीं समझे ना? लेकिन अब चूंकि फ्रिक्शन इधर लगा है तो हम लोग उसको नेगेटिव साइन में लेंगे। सही है, तो फ्रिक्शन कहां लगा होगा बताइए? नीचे लगा होगा। इसको क्या बोला जाएगा? -50 न्यूटन। समझे नहीं आप? इधर वाले फोर्स को आप प्लस साइन के साथ दिखा रहे हैं, तो इधर वाले फोर्स को आपको माइनस साइन के साथ दिखाना होगा। और पूरी यात्रा के दौरान तो फ्रिक्शन इतना ही ना लगा है ना बाबू? तो ये हो गया औरत वाला फोर्स और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हमको वर्क डन निकालना है दोनों फोर्सेस का। तो कुछ नहीं है, एरिया अंडर दी कर्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि औरत का वर्क डन निकालना है आपको, ठीक है? क्या हुआ बाबू भैया? कौन बोला है? हाँ, मैं पूछ रहा था कि औरत का वर्क डन बताओ कितना होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें? वो F.ds करें? नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाबू यहां से यहां तक का तो तुम आसानी से निकाल लोगे। फोर्स भी कांस्टेंट है और मतलब डायरेक्शन भी आपको पता है कि इधर की तरफ है। तो चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लोगे। लेकिन यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट नहीं ना है, और वो लीनियरली कम हो रहा है, तो यहां थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको तब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, फिर फोर्स पता करना होगा कि उस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना लगा है, जबकि हमको ये आसानी से नहीं दिया हुआ है। अरे कम हुआ है ये उसने बोल दिया है, लेकिन कैसे कम हुआ है, किस इक्वेशन के थ्रू कम हुआ है, ये तो आपको नहीं पता है। तो मैं बता रहा हूं कि ये मुश्किल हो जाएगा। बन वैसे भी जाएगा, वो लोग वैसे ही बना दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको करने का आसान तरीका क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? आपको वर्क देगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही ना ग्राफ है, आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब हुआ ये हो गया आपका कर्व। आप एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और ये जो एक्स एक्सिस होता है इसी का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तब ये एरिया कैसे निकलेगा बताइए? एक बार में निकल जाएगा क्या? एक बार में नहीं निकल पाएगा। आप इसको दो हिस्से में बांट लीजिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक हिस्सा ले लेते हैं इसको। क्या बोलते हो, ले लिया जाए? अरे किसको ले लिया जाए?
और एक ले लिया जाए किसको, इसको ले, तो बाबू रे ये तो रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग देखिए वर्क डन बाय वुमेन लिख रहे हैं, हाँ लंबाई कितना है, लंबाई 50 है, मारेंगे 100 ना है, ये 100 है, लंबाई हो गया 100, तो 100 ना, पूरा न्यूटन में ना है वो, तो पूरा लिख लो। और इंटू बताओ चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है तो 10 मीटर लिख लीजिए, हो गया। और चूंकि कर्व जो है वो इस एक्सिस के कहाँ है, ऊपर ना है, ये बात भी याद रखिएगा कि इसके ऊपर का एरिया कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव में ही रहने देंगे ये वाला एरिया। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1000, और न्यूटन इंटू मीटर ही ना प्यार से जूल बनता है, नहीं ना समझे। अब बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए कौन सा एरिया निकालेंगे हम लोग, बताइए। फ्रिक्शन फोर्स ने जो एरिया बनाया है वो ना निकालेंगे। जा 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 सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, सॉरी, ये भी तो बाकी है, ये भी तो बाकी है, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसका एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या, वो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जिसको हाइट आप बोलते हैं। तो प्लस में लिखिए, सबसे पहले तो आप हाफ लिखिए। बताइए यहाँ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, बताइए इन चारों में, बताइए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये वाला और ये वाला, यही दोनों पैरेलल है। तो बताओ इसका हाइट कितना है, 100, इसका कितना है 50 है ये, तो लिखेंगे 100 न्यूटन प्लस कितना 50 न्यूटन, तो लिखिए 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, और इनटू हाइट ना करना होता है। तो हाइट का मतलब हुआ उन दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो एक पैरेलल साइड ये है कि यह बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, नहीं ना समझ में आया आपको, सही है, हो गया। बताइए अब यहाँ से तो हम देख चुके थे 1000 आ रहा है, और यहाँ से आएगा 150, ये 1500 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 750, यानी 1000 और 750 मिलके होगा 1750, यानी 1750 जूल वर्क औरत ने किया है। आप समझ रहे हैं, आगे बढ़े। अब अगला बोलता है कि हमको बताओ फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। तो एक बात बताइए, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है, यही ना लग रहा है, तो क्या किया जाए, इसको मिलाया जाए ना एक्स एक्सिस से, यहां से भी मिलाया जाए, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स और ये एक्स एक्सिस मिलके यही वाला ना रीजन फॉर्म कर रहे हैं। तो हमको एरिया अंडर द कर्व निकालने का मतलब कौन सा एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम मुझको ये बता दो कि एरिया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसा होगा बोलो, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। वेरी गुड, क्या हुआ बाबू, फ्रिक्शन, अच्छा मच्छर देख रही हो, बताओ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये 10 मीटर 50 मीटर नहीं देखने का है, लेकिन वो ठीक है। अरे यार मर्डर करके सबूत मिटाना जरूरी था ना चलो ठीक है, ये देखो मैं कह रहा था कि एरिया निकालने जा रहे हो, तो इस वाले एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग इधर ही निपटा लेते हैं, टाइम थोड़े लगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, पहले तो क्या करोगे माइनस, और ये तो पूरा एक ही रेक्टेंगल है, लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए। बताइए लंबाई कितना है, तो -50 थोड़े बोलेंगे, लंबाई चौड़ाई ये सब नेगेटिव, नेगेटिव साइन तो बस इतना बता रहा है कि आपको कहाँ जाना था, नीचे जाना, बस इतना ही बता रहा है। बाकी लंबाई में हम 50 ही लेंगे, ये सब हमने किया है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते समय। तो 50 न्यूटन क्या बोलते हो, और कितना हो जाएगा, सॉरी पूरा का पूरा 20 मीटर ना है, तो ये हो जाएगा आपका -1000 जूल, -1000 जूल, ठीक है, सही है, बोलिए। चलिए ठीक है, ऐसी कहानी है, दोबारा समझना है। तुम हमको बोल रहे थे कल आके कि सर मेरी आवाज में दूसरा लोग बोलता है, हम फंस जाते हैं। कौन आके बोला था कल हमसे, तुम ही ना बोला था, नहीं नहीं तुम्हारे जो जस्ट पीछे है वो बोल रहा है कि सर देखिए ना बगल बगल वाला मेरी आवाज में बोल देता है सब।
हम फंस जाते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बात करेंगे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। चलिए 5 मिनट में जल्दी जल्दी मैं बताता हूं, ठीक है। हम बाई वर्क एनर्जी थियरम कहता है वर्क डन बाई, ओए कौन है, कौन है यार, चला गया, कहाँ है, अच्छा अच्छा अच्छा, बदला लेने आया। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन, अरे यही तो था वर्क एनर्जी थियरम, सिंपल सा। अब वर्क डन बाई ऑल में तो बाबू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव भी आएगा एंड वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव चेंज इन काइनेटिक, अरे बोलो जल्दी, सही है। अब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव की जगह पे 1 मिनट रुकिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन, ए लड़की इधर देखो, वर्क डन बाई कंजर्वे मार डाले, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे हम लोग माइनस ऑफ वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं ना। तो आइए इस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स की जगह माइनस ऑफ वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन क्या, काइनेटिक। इसको आप उधर लेके चले जाइए, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब सुनिए, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, अब आइए एग्जांपल के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। अगर इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, तो खाली बताइए ऊपर जाते समय इस पे कौन वर्क कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किस नेचर का था, कंजर्वेटिव नेचर का था, ठीक है। तो बताइए ऊपर जाते समय जो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वो कहां जा रही है, नीचे जा रही है। अरे काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है वो कहां जा रहा है, हाइट के बढ़ने की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में तो बदलाव नहीं ना हुआ है। अगर 20 जूल काइनेटिक एनर्जी कम होगा, 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही रहेगा। लेकिन रुकिएगा 1 मिनट, आप जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा। ये मैंने क्या किया कि पेन को मैंने यहां नीचे रखा, ठीक है, शांत रहिए। थोड़ी देर आवाज आई थी, खर्र का आवाज आया था, हाँ कहाँ भाग गया, हाँ वहां है। और वो आवाज थोड़ी देर में बंद हो गई, क्योंकि ये पेन जो था वो क्या हो गया था, रुक गया था। तो तुम बताओ कि जब मैंने फेंका था तो अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, अरे मैंने फेंका था काइनेटिक एनर्जी थी, वहां जाए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये सारा काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, हाँ बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बाबू पोटेंशियल एनर्जी में ये तभी कन्वर्ट होगा जब हाइट बढ़ेगा। हाइट बढ़ा था क्या इसका, यहां से अगर फेंका जाए और यहाँ आके रुक जाए, देखो ये देखो, अगर रुक गया, अगर रुक गया, हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा ही बढ़ा था, ज्यादा नहीं बढ़। मैं पूछ रहा हूं कि इसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया। पिछली बार तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा था, पोटेंशियल में। अब की बार काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं 1 मिनट सुनो, साउंड सुनाई दे रहा था, तो वो भी तो एक एनर्जी है। आप उस सरफेस को छू के देखिएगा ना, तो हालांकि आप महसूस नहीं कर पाइएगा, ये पेन बहुत हल्का, लेकिन कोई बहुत भारी चीज अगर किसी सरफेस से होकर गुजर जाए, थोड़ी देर के बाद जाके छूइएगा, वो गर्म भी हो जाता है सरफेस। क्या बाबू, हाँ मतलब गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जा रहा है तो हीट एनर्जी भी तो आपको मिल रहा है। तो पता है इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कि सर जो काइनेटिक एनर्जी था सर वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत पत्थर वाली चीज हो और उसके पत्थर वाली चीज को ही खिसकाया जाए, चिंगारी टाइप का भी फेंकता है, अरे बोलो ना, मूवी में दिखाया जाता है, क्या करता है, विलेन तलवार लेता है, अब पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे लेके चलता है, उसमें चिंगारी नहीं निकलता है क्या, आवाज भी आएगा, जिस सरफेस से होकर वो जा रहा है उसमें से हीट भी निकलेगा, और तब चिंगारी का मतलब हुआ कि लाइट एनर्जी भी निकला। समझे आप? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, किस में, लाइट। ये सब पोटेंशियल एनर्जी नहीं ना है, यानी ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी तो कम हो ही रहा है। समझे नहीं आप? हुआ क्या है पता है,
मैकेनिकल एनर्जी नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब कौन सी एनर्जीज हैं? ये सब नॉन मैकेनिकल एनर्जीज है। क्लियर है? पता है ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार यहां पे एक कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया था और यहां पे फ्रिक्शन ने वर्क किया। ये किसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही थी? पिछली बार इसकी स्पीड कम हो रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब की बार स्पीड किसकी वजह से कम हो रही थी? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर देगा तो उतना बाबू मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 10 जूल वर्क कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल बढ़ जाएगा। एक मिनट रुकिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 10 जूल पॉजिटिव में वर्क कर देगा तो मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल बढ़ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 10 जूल नेगेटिव में वर्क करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल घट जाएगा। क्योंकि चेंज अगर पॉजिटिव होगा मतलब चीजें बढ़ रही हैं, चेंज नेगेटिव होगा मतलब चीजें घट रही हैं। और ये बात आप जानते हैं कि जब मैंने इसको वेलोसिटी दे के छोड़ दिया था, थोड़ी देर के बाद जाके रुक गया था ना, तो जो फ्रिक्शन ने वर्क किया था वो नेगेटिव वर्क ही ना किया था। इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी में कमी आ गई और सारा का सारा मैकेनिकल एनर्जी कुछ नॉन मैकेनिकल एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया। सही है? यानी यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहा, चेंज आया है मैकेनिकल एनर्जी में। बोलो। ठीक ठीक।